ठीक है, अगर तुम स्पीड में ना लिख पाओ तो बस समझने लगना, जहां से छूटने लगे छोड़ देना, वीडियो से तुम कवर करना, ठीक है। पर मैं कोशिश करूंगा पूरा चैप्टर वाइज करा दूं पूरे 1 घंटे में, ठीक है। तो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का नाम है, ठीक है। वर्क और एनर्जी बहुत ज्यादा रिलेटेड टर्म्स हैं। क्यों रिलेटेड टर्म्स हैं? ठीक है, क्योंकि वर्क के बिना कोई, वर्क के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के बिना कोई वर्क नहीं होता। तो वर्क को डिफाइन भी एनर्जी के सेंस में करा जाता है, ठीक है। तो कैसे? आप देखो, अगर हम बोले वर्क क्या है, ठीक है, वर्क का फिजिक्स में मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है वो अलग है। इंग्लिश में वर्क अलग होता है पर फिजिक्स में वर्क अलग होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोले इंग्लिश में तो पढ़ना भी एक वर्क है कि आई एम स्टडिंग, आई एम डूइंग वर्क, बट दिस इज नॉट वर्क इन फिजिक्स। क्योंकि वर्क इन फिजिक्स दो चीजों से डिफाइन होता है, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होंगे तभी वर्क होगा। अगर उनमें से एक भी चीज नहीं हुई तो हम बोलेंगे देयर इज नो वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ बुक पढ़ने में क्या वर्क है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बुक्स रख के पढ़ रहा हूँ तो देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज नॉट अ वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ये वाली बात तो सबको क्लियर है। तो व्हाट इज एनर्जी देन? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? वर्क करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो वर्क इज लिखेंगे व्हेन, फिजिक्स में व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, when a force is applied and an object shows a displacement। तो दो चीजें, फोर्स अप्लाई किया जाए और ऑब्जेक्ट मूव हो जाए एक जगह से दूसरी। तो दो मेजर चीजें जो हमारे पास हैं, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बिना वर्क नहीं है। लिखते जाओ, तुम्हारा होमवर्क कम हो जाएगा जितना लिखोगे, ठीक है। वर्क, हाँ तो दोबारा कर रहे हैं, ये रिविजन है ना। अच्छा, कैपेसिटी टू डू वर्क लिखे, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आओ जिस सर जल्दी आओ। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो कितना तुम वर्क कर सकते हो उतनी तुम्हारी ज्यादा एनर्जी है। अच्छा, और अगर हम बात करें वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एनर्जीज तो बहुत सारी हैं हमारे आसपास, बहुत सारी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी। हाँ, तो ये मैकेनिकल एनर्जीज हमारे इस साल टॉपिक हैं। दो एनर्जीज जो है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, बोथ ऑफ देम टुगेदर आर कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जीज। तो हम दो एनर्जीज के बारे में आज जानेंगे। एक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला कैसे आया वो भी देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। और एक और फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ mv²। ये दो फॉर्मूलाज हम देखेंगे। तो अब अगर हम बात करें, हम बात करें वर्क जो है हमारा, उसकी यूनिट क्या है? यूनिट इज जूल्स, विच इज 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। न्यूटन फोर्स की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, और अगर हम बात करें 1 जूल की, ये डेफिनेशन है। अगर हम बोले इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट भी जूल ही है, ठीक है। तो यूनिट इसकी भी जूल ही है, तो हम दोनों की यूनिट सेम है। और बहुत जगहों पर वर्क को हम बिल्कुल एनर्जी ही मानेंगे, क्योंकि वर्क के बिना, एनर्जी के बिना वर्क नहीं होता और वर्क करने में एनर्जी लगती है। मतलब बात तो एक ही है, वर्क और एनर्जी सिमिलर कंसेप्ट्स हैं। ये वाली बात समझ में आई है? सबको क्लियर है यहाँ तक? तो एक एक करके पहले वर्क पे डिस्कशन करेंगे, फिर एनर्जी की, और फिर एक और चीज आएगी, दैट इज पावर, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद वर्क। तो
तो वर्क में एक चीज ये समझी जाए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन को हमने बोलना है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज F, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज S। ठीक है, पर एक चीज समझा जाए कि वर्क के टाइप्स कितने। तो वी आर स्टडिंग दी टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क इज पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होता है? क्योंकि देखो एक एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है? होना चाहिए, अगर हम सही फॉर्मूला देखें तो दैट इज एफ इज कॉस थीटा। ठीक है, ये वैसे बुक में नहीं है, ठीक है, पर ये फॉर्मूला है एक्चुअल करेक्ट फॉर्मूला वर्क का। अच्छा, थीटा क्या होता है? अगर कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एक साइड फोर्स और एक साइड डिस्प्लेसमेंट, इन जो दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम थीटा एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। तो थीटा वेरी कर सकता है। थीटा हमारा 0 डिग्री हो सकता है। 0 डिग्री माने फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। थीटा कैन ऑल्सो भी 90 डिग्री और थीटा कैन ऑल्सो भी 180 डिग्री, और इसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो काम मतलब काम 0 होता है, उस फोर्स की वजह से कोई काम नहीं हो रहा, किसी और फोर्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बोले ये थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिलती है। कॉस थीटा एक मैथमेटिकल फंक्शन है। जैसे तुमने मैथ्स में कुछ ऐसा किया है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, ऐसा किया है। तो y को हम फंक्शन ऑफ x बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फंक्शन ऑफ x। माने जैसे x की वैल्यू बदलेगी तो y की वैल्यू बदलेगी, इसे बोलते हैं मैथमेटिकल फंक्शन। इसी तरीके कॉस थीटा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू बदलेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू भी बदलेगी। इसमें 0 डिग्री में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस थीटा की वैल्यू 90 में क्या होती है? यानी कॉस 0 इज 1, कॉस 90 इज 0 और कॉस 180 इज -1। तो ये वैल्यूज तुम बोलोगे कैसे है? ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आएगी 10th में, पर इसको यूज करके हम एक चीज समझाना चाहते हैं। और अगर तुम इसे यूज नहीं भी करना चाहते, एनसीईआरटी ने भी नहीं किया, तो तुम इसे काट सकते हो, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, क्योंकि इसके बिना भी काम चल जाएगा। कैसे चलेगा वो बताता हूँ। तो पॉइंट बीइंग दिस कि थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है, और कॉस थीटा हमारे वर्क के असली फॉर्मूले में अपीयर करता है। ठीक है वंशिका। नेक्स्ट, इस केस में पॉजिटिव वर्क की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव वर्क तब आएगा जब हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करें इनटू कॉस 0 लेती है। दैट मीन्स जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल बिटवीन देम इज 0। तो पॉजिटिव वर्क इज व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सब जानते हैं। तो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन सेम डायरेक्शन देन वर्क डन इज पॉजिटिव। देन वर्क डन इज पॉजिटिव। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, जितना लिख पाओ लिखो, नहीं तो बाद में लिखना घर पे। ठीक है। सेकंड इज नेगेटिव वर्क। इस केस में ये वर्क क्या आएगा? cos 0 1 होता है, रिमेंबर? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। वर्क क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड वर्क इज नेगेटिव वर्क। सेकेंड वर्क क्या है? नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क को जरा ध्यान दें। नेगेटिव वर्क तब देखने को मिलेगा जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो इस केस में वर्क का फॉर्मूला भी क्या लगेगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180। cos 180 इज -1।
तो दिस विल बिकम माइनस एफ एस। ठीक है, तो सच अ वर्क इज नेगेटिव वर्क। अगर मैं खींचू इधर और तुम जा उधर रहे हो तो मेरा वर्क तुम्हारे लिए क्या है, नेगेटिव। तुम उधर भाग रहे हो, मैं तुम्हें खींच रहा हूं इधर, मेरा फोर्स इधर लग रहा है पर तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट उधर हो रही है, तो दिस विल बी अ नेगेटिव वर्क। ऐसा वर्क फ्रिक्शन भी करता है। कौन करता है? फ्रिक्शन। हाँ, तो फ्रिक्शन की वजह से भी वर्क क्या होता है, नेगेटिव। ये वाली बात याद रहेगी। और थर्ड टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड जीरो वर्क। थर्ड टाइप ऑफ वर्क इज जीरो वर्क। जीरो वर्क कब देखने को मिलेगा? जब एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, व्हेन वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर चल रहा हो तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री का। ठीक है ना? इन सच केस इट विल बिकम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1, दैट इज माइनस एफ एस। वर्क क्या बन जाएगा? हो जीरो। कॉस 90 इज जीरो और वर्क डन क्या बन जाएगा? जीरो। दैट मीन्स इन सबके एग्जाम्पल्स देखो। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं बुल एंड मूवमेंट ऑफ बुलॉक कार्ट, क्या होगी? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क? बुल इधर मूव करने की इधर फोर्स लगा रहा है और बुलॉक कार्ट भी किधर मूव कर रही है, इधर। ये वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, वर्क ऑफ बुल ऑन बुलॉक कार्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड नेगेटिव वर्क का एग्जांपल, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ कार। फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ मूविंग कार। तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाला वर्क क्या हो गया? नेगेटिव। ऑन दी अदर हैंड, अच्छा एक एरोप्लेन चल रहा है हवा में एंड ग्रेविटी का इस पे जो वर्क होगा वो क्या है? जीरो। एरोप्लेन इधर जा रहा है हवा में, ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन अ मूविंग एयरप्लेन? जीरो। ये वाली बात समझ में आई? तीनों एग्जांपल समझ आए? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। बढ़ सकते हैं आगे? मिटा दूं ये? ठीक है, तो वर्क डन के बाद हम बात करेंगे वर्क के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन when a boy lifts a 20 kg weight from the ground and put it on his head 2 meters above the ground. टू मीटर्स अबव द ग्राउंड। तो उसने ये उठाया और अपने सर पे रख लिया 20 kg। ठीक है, तो इस प्रोसेस में उसने कुछ काम किया है क्या? क्या इसने फोर्स लगाया? ऊपर की तरफ लगाया। डिस्प्लेसमेंट हुई। तो कितना वर्क हुआ हमें ये निकालना है। तो हम शुरुआत किससे करेंगे? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लो इसमें। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके अगेंस्ट काम किया उसने? ग्रेविटी के। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी, -g। ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आई? तो क्योंकि ऊपर मूवमेंट हुई है ना अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे -g। तो मास कितना है? 20 और g को हम क्या ले लेते हैं? -10। एक सेकेंड, g के अगेंस्ट काम किया है इसने पर एक्सेलरेट तो ऊपर किया है और फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, फिर नीचे जाने की बजाय वो ऊपर जा रहा है। तो या तो तुम डिस्प्लेसमेंट को भी नेगेटिव लोगे
क्योंकि नीचे से ऊपर रखा जा रहा है तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट को भी नेगेटिव लो या फिर इसको पूरे को पॉजिटिव ले लो। तो एक्सेलरेशन उसने जो करी है ऊपर करी है और वो 10 के अगेंस्ट करी है। अब इसको हम -10 ले लो और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया -2। तो वर्क डन कितना आया 400 जूल्स आ रहा है सर। तो ये आया न्यूटन मीटर इज जूल्स, तो आंसर है 400 जूल। एक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया नेगेटिव, एक चीज हमने ऊपर ली डिस्प्लेसमेंट लिया पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन किधर लग रही है नीचे। जब भी वेक्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो नेगेटिव लिया, अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव ही लेना है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लो और एक्सेलरेशन को नेगेटिव। तो आंसर है नहीं, वो आता है डायरेक्शन में आता है ना, अगर डायरेक्शन बताने के लिए आता है। वर्क वेक्टर नहीं है, माइनस का मतलब है कि नेगेटिव वर्क है, जैसे उसके बीच में एंगल डिफरेंस है 180 है। इस केस में फ्रिक्शन, ये बस ये बता रहा है कि अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लो। -10 -2 ठीक है। तो एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है, ये फोर्स ग्रेविटी ने थोड़ी लगाया है, फोर्स तो मैंने लगाया है। और फोर्स किधर जा रहा था ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर जा रही थी ऊपर, तो इसको हम ए मानेंगे। एक्सेलरेशन के अगेंस्ट लगाया है, पर लगाया तो ऊपर ही है, तो पॉजिटिव वर्क ही रखो। सुनो मेरी बात, वर्क उधर ही हुआ है, फोर्स भी उधर हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुआ है, तो इस केस में वर्क विल बी पॉजिटिव। अगर मैं बोलता कि ग्रेविटी ने वर्क किया है, अगर कोई चीज गिर रही है तो उस केस में वर्क ग्रेविटी कर रही है, पर जब मैंने उसे उठाया है तो वर्क किसने किया है, मैंने किया है। उल्टी जा रही है, तो पर इस केस में जैसे हम मोशन में करते हैं वैसे नहीं करना कि उसमें तो हम ये देखते हैं ना कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फोर्स किसने लगाया है, फोर्स हमने लगाया है ना, ग्रेविटी का फोर्स नीचे जा रहा है, पर मेरा फोर्स किधर जा रहा है ऊपर, तो वर्क डन बाय मी बोल रहा है, तो इस केस में वर्क डन बाय मी विल बी पॉजिटिव। हाँ हाँ, तब हम एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वो जैसे ऊपर करते हैं ना, ऊपर जा रहा है, तो उस केस में मोशन के केस में हम उसको नेगेटिव लेते हैं। पर यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है ये वर्क के अकॉर्डिंग है कि फोर्स किधर लगा रहे हो तुम, फोर्स ऊपर लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रही है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क कैसा होता है पॉजिटिव, तो इस वजह से पॉजिटिव आएगा। अगर ये हम बोलते ग्रेविटी ने कितना वर्क किया तो उस केस में वो नेगेटिव होता। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करो, calculate the work done by the friction when a car moving with a velocity of 20 meter per second. Calculate the work done by the friction when a car moving with a velocity of 20 meter per second comes to rest in 5 seconds given the mass of the car is 1 ton or 1000 kg. डिस्प्लेसमेंट नहीं दी। कार मूविंग with 20 मीटर पर सेकेंड comes to rest, तो हमें वर्क का फॉर्मूला लगाना है। वर्क तुम बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी नहीं है हमारे पास, फोर्स
की जगह हम क्या रख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन रख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट एस कैसे निकाल सकते हैं, वी नो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो मैं डिस्प्लेसमेंट में यही डाल सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, और मैं a से a भी काट सकता हूँ। चलिए तो डेरिवेशन ही होगी। ये डेरिवेशन ही हो, हाँ काइंड ऑफ वही हो गया। तो इसके अंदर वर्क क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, या फिर m कॉमन ले लूँ और हाफ भी कॉमन ले लूँ, तो इट बिकम्स हाफ एम वी स्क्वायर माइनस तो पोटेंशियल एनर्जी के फोर का बनता है। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस केस में हाफ इंटू मास कितना है 1000 इंटू वेलोसिटी 0 फाइनल माइनस यू कितना 20 का स्क्वायर, तो 2 से कट दिस बिकम्स 500, और यहाँ पे क्या 500 इंटू माइनस 400 कितना है, माइनस 20 जूल्स। जूल्स नहीं 2 लाख जूल्स आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया क्या, थोड़ा सा घुमा के था, नोट किया। वर्क के दो ऐसे डिफिकल्ट से क्वेश्चन हमने करे, एक वर्क ये वाला क्वेश्चन था जिसमें हम उठा रहे हैं किसी चीज को, तो उसमें जो एक्सेलरेशन लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है। यहाँ पे एक ट्रिक ये थी कि पॉजिटिव लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड, अगर तुम्हारा फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो। ठीक है, फोर्स भी ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो पॉजिटिव लेनी है, ये वाली चीज समझे थे। और दूसरा क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, इसी तरीके से फोर्स भी निकाला जा सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो भी हमें चाहिए उसको हम डिराइव करके क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो ऐसे और क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ बोलो, आंसर सेम आएगा, हाँ वो चलेगा वो तरीका भी। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी में हम लिखेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें एनर्जी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखो, वर्क गिव्स राइज टू एनर्जी, ऐसा कब हुआ है? जैसे तुमने बचपन में टॉय कार तो चलाई है जिसको चाबी भरो और वो आगे बढ़ेगी, तो इसमें तुम क्या करते हो, वर्क, तुम वर्क कर देते हो, और वो वर्क कहाँ पे स्टोर हो जाता है, उसके स्प्रिंग में, उसके स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है, और तुम जैसे छोड़ते हो वो स्प्रिंग की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो काम से एनर्जी कर सकते हैं, एनर्जी से काम कर सकते हैं, जैसे मैंने एनर्जी लगाई और ये काम हो गया, ऊपर चला गया, तो दिस इज एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू वर्क। एनर्जी हो लगे, या तो एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है या एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। द थिंग इज एनर्जी से वर्क और वर्क से एनर्जी रिलेटेड है, एंड दिस मेक्स द फर्स्ट जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, वर्क से एनर्जी, एनर्जी से वर्क, ऐसा ही रहेगा हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, एक बहुत इस पे बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो हम फैंसी वर्ड्स यूज करने लग जाएंगे, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वो होती सेम चीजें हैं, बस ताकि कॉमर्स वालों को समझ ना आए तो हम नाम बदल देते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर क्या कहते हैं, एक तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, हाँ, it can only be converted
from one form to another. ठीक है, ये वाली बात याद रहेगी। तो इसका एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है। एग्जाम्पल दो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बॉल को उठाकर सेकेंड फ्लोर पे लेके गए, तो इसमें कुछ काम तो करना पड़ता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे जो वर्क किया जाएगा वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। एक एनर्जी जो किसी पोजीशन की वजह से स्टोर होती है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और एक एनर्जी और है जो मोशन की वजह से होती है, जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इस लॉ पे हम वापस आते हैं, पर पहले उन दो लॉ एनर्जीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम समझाएंगे ये वाला टॉपिक डिटेल में। तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखें, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो एनर्जी possessed by an object by the virtue of its position or configuration। हम ये कह रहे हैं, जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए, या तो उसकी पोजीशन की वजह से, किसकी वजह से? पोजीशन, या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। पोजीशन की वजह से माने जैसे मैं यहाँ से बॉल उठाई थी और ये बॉल मैंने उठा के कहाँ रख दी? ऊपर। तो ये इसकी पोजीशन की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। देखो इसमें कम एनर्जी है, ये पर इसमें ज़्यादा एनर्जी है। ये एनर्जी लूज किया, उसी वही एनर्जी को यहाँ से यहाँ पे लूज किया। इतनी जितनी भी एनर्जी है अब ये बढ़ गई, ठीक है? और अब ये वापस और कम हो गई। तो पॉइंट बीइंग दिस कि जैसे जैसे इनकी पोजीशन हाइट कम होती जाती है तो इनकी एनर्जी भी कम होती जाती है। सीधी सी बात है, अगर मैं बॉल को ऐसे ही तुम्हारी तरफ फेंक दूं, मतलब इसी लेवल पे इधर से मारूं तो कुछ नहीं लगेगा, पर ऊपर से सेकंड फ्लोर से बॉल मारूं तुम्हारे ऊपर तो पता चलेगा कि एनर्जी ज्यादा थी। यस और नो? तो इस केस में एनर्जी पोजीशन से रिलेटेड है। दूसरा, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? वही जो एक लट्टू या उसके अंदर हम बात करें किसी खिलौने वाली कार में, जब हम कॉइलिंग कर देते हैं, जब हम चाबी घुमा देते हैं, तो वो एनर्जी उसकी स्प्रिंग जैसी चीजों में स्टोर हो जाती है। तो ये स्प्रिंग में कम एनर्जी है, ठीक है? पर इस स्प्रिंग को अगर मैं कंप्रेस कर दूं तो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब मैं इसे छोड़ूंगा। तो ये भी एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ना सिर्फ हाइट की वजह से होती है, बट शेप और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी होती है। ये वाली बात समझ में आई? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। तो हमने अभी देखा एनर्जी इज द वर्क डन। यस और नो? एनर्जी वर्क की इक्वल होती है, तो एनर्जी इन दिस केस विल बी इक्वल टू द वर्क डन in moving the object to the height h। तो अगर मैं बोलूं ये ऊपर से चढ़कर यहां तक पहुंच गया, उसकी ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है? h। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। तो वर्क को ही हम निकाल लेते हैं, एंड वर्क विल बी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? तो जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था ये उससे सिमिलर है। पहला क्वेश्चन क्या किया था? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट कितना चला ये? h। तो वर्क डन इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। हेलो नहीं, आज क्लास में ओके, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर है ये वाला। ये जो हमने एग्जांपल किया था उसी से रिलेटेड है। जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर कर दिया था, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगी थी, वो पॉजिटिव ली थी, बट ली थी क्या? g। 10 लिया था ना, पॉजिटिव ऑफ 10 लिया था। यहाँ पे भी हमने पॉजिटिव ऑफ g लिया, और मूव कितना किया? h हाइट।
तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इनटू डिस्टेंस, तो वर्क डन इज इक्वल टू mgh एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये डेरिवेशन क्लियर है सबको, यस और नो? ठीक है। सेकेंड एनर्जी जो हम कह रहे थे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट, द एनर्जी possessed by an object due to its state of motion। जो चीजें मूव कर रही होती है उनमें जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ये वाली बात भी क्लियर है? जो जैसे गाड़ी चल रही है, स्लो स्पीड पे चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, या जो ज्यादा स्पीड पे चल रही है? ज्यादा दीवारों को कौन तोड़ पाएगी? जो ज्यादा स्पीड पे चल रही है ना? तो इसी तरीके से जो एनर्जी उसमें ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो लेट अस अज्यूम कि एक गाड़ी स्टार्ट हुई जीरो वेलोसिटी से, तो इसकी u क्या हो गया? 0। और इसने थोड़ी देर में अटेन कर ली स्पीड कितनी? v। कितनी स्पीड अटेन कर ली? फाइनल स्पीड v। तो अब मैं जानना चाह रहा हूं इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है। सो हम, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन। एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क, ये बात तो हमने सीखी थी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन in bringing this car to velocity v from rest। जितना काम मुझे लगा होगा इसको v वेलोसिटी में लाने के, वही सारी क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वर्क इज बिकम्स एनर्जी, एनर्जी बिकम्स वर्क। ये वाली बात तो याद है? ये कौन सा लॉ है? एनर्जी इज वर्क, वर्क इज एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी वर्क बन जाएगा, वर्क एनर्जी बन जाएगा। तो ये जो भी वर्क मैं यहाँ पे करूंगा वो मेरी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। पिछली बार जो वर्क था वो पोटेंशियल एनर्जी बन गया था, इस बार जो वर्क है वो क्या बन रहा है? काइनेटिक एनर्जी। ये वाली बात क्लियर है? तो जरा इसी को आगे बढ़ाते हैं और जरा ध्यान देते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस केस में ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे मास होगा पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखूंगा फोर्स को। और डिस्प्लेसमेंट विल बी, अगर मैं यूजिंग यू, इफ आई यूज वी नो क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। ध्यान दो, ज्यादा लिखने पे मत ध्यान दो, टेस्ट है तुम्हारा, टेस्ट के लिए वो तुम घर पे दोबारा लिख लोगे तो भी क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस ही हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दो, समझो, यहीं पे याद करो। डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या रख दूं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2a। ठीक है, तो a से एक विल बी कट एंड बचेगा क्या? हाफ बाहर, m और कॉमन क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो दिस इज हाफ इंटू मास, v कितना था? v स्क्वायर, और u कितना था? 0 इन दिस केस। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी जीरो रेस्ट से शुरू की हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला इज हाफ mv स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी से नहीं चली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यू विल यूज दिस वन, दिस फॉर्मूला। तो दिस विल बी हाफ mv स्क्वायर माइनस ऊपर वाला, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होता कि वो कहाँ से चली है, कितनी वेलोसिटी से, तो यू हमें पता ही नहीं होता। तो हम ये अज्यूम करके निकालते हैं हर बार कि उसकी इनिशियल 0 होगी, तो उस केस में हम नीचे वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं। पर इन सम केसेस बैक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है जिसमें वर्क पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें एक चीज सीखने को मिली, दोनों के फॉर्मूले समझ आए। सो हम, है ना, और क्या समझ आया आज के क्लास में? वर्क समझ आया, अच्छा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है वंश?
तू तो था ही नहीं क्लास में। अच्छा चलो देखिए जरा, तो वापस आते हैं किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिजिक्स के लॉज बहुत ब्यूटीफुल होते हैं क्योंकि वो हमारे को जिंदगी में बहुत चीजें समझने में हेल्प करते हैं, है ना। जैसे हेलो, अच्छा हाँ है मेरे पास, कन्हैया को बोल दो एक बार। अभी आएगा मैं बोल दूंगा, ठीक है। नहीं वो ऊपर आएगा ना देने ये सब, तो बोल दूंगा उसे, बोल दो एक बार, कॉल कर दो आप एक बार। हाँ पापा है, जब मैं बोलूँ पापा को बोल दो कर क्लास वो पूछ लूंगा उससे मैं, अगर बोलेगा तो नीचे प्रदीप बैठा तो बोलूंगा दोनों के लिए रहेगा, ऑलराइट। तो मास कितना है m, और नीचे इस ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले अभी ये रेस्ट पे था, तो इसके कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल है काइनेटिक, पोटेंशियल। रेस्ट पे तो पोटेंशियल है, हाइट पे है ना, मोशन में होता है तो कौन सी होती है, पर रेस्ट पे होता है तो उसके पास पोटेंशियल हो सकती है। अच्छा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। तो कहना है से इसके पास सिर्फ एक ही एनर्जी है, कौन सी है, mgh। दिस इज द टोटल एनर्जी इन दिस केस, यस और नो, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम, और हाइट ऑलमोस्ट जीरो। जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड मतलब बस वो यहीं पे ही है, तो इसकी हाइट तो जीरो हो ही चुकी है, वेलोसिटी इस समय बिल्कुल मैक्सिमम है। तो इस केस में इसकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और दैट वुड बी हाफ mv², हाँ या ना। तो इस केस में इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, इस केस में इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, और अगर ये ऑब्जेक्ट सेंटर में हो तो इसके पास दोनों एनर्जी होगी mgh, और क्या होगी, हाफ mv², हाँ या ना। और इस केस में इसके अंदर मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास फिर कहाँ होगी, ऊपर नीचे या बीच में, गलत जवाब, क्या होगी सही जवाब, तीनों टाइम बराबर होगी, है ना, ये बोलना चाह रहे हैं। तो तीनों टाइम क्या होगी, बराबर, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन तीनों केसेस में इसकी एनर्जी सेम ही रहेगी, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो नीचे हो, चाहे वो बीच में हो, बस इनके फॉर्मूलाज अलग क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले उसके पास थे 100 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही 100 जूल उसकी स्पीड बढ़ाने में काइनेटिक एनर्जी बनती जा रही है, तो नीचे जाके इसकी क्या होगी 100 जूल काइनेटिक एनर्जी, और बीच में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी 50-50, और फिर भी क्या रहेगी टोटल एनर्जी 100। तो ये लॉ इसीलिए ब्यूटीफुल है क्योंकि इससे हम न्यूमेरिकल ओरली भी कर सकते हैं विदाउट इवन यूजिंग द फॉर्मूलाज। अगर कोई मुझसे पूछता है, अच्छा अगर मुझसे कोई पूछता है इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज 500 जूल, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन, 250, सीधा ही आ गया ना, फॉर्मूला यूज किया मैंने हाफ mv², मैंने क्या किया, ठीक है। हेलो हाँ, तो इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करें, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। तो लिखते हैं calculate the energy, potential and kinetic energy
of a 5 kg object when released from a height of 10 meters, take g equal to 10 meter per second, when it has traveled 3/4 of its height. देखो क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालो, पर तब जब उसने 3/4 डिस्टेंस नीचे चल लिया है, ठीक है, तो 3/4 डिस्टेंस नीचे चला लिया है तो उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों बतानी, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर तुम फॉर्मूले से करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर अगर तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो अगर तुम फॉर्मूले से करते हो तो तुम पहले तो दोनों में सेम चीज करोगे, तो पहले तो तुम क्या करोगे, तुम लोगे हाइट, कितना लोगे, हाइट लोगे 1/4, क्या लोगे 1/4, फिर तुम फॉर्मूला लगाओगे मास इंटू जी इंटू 1/4 ऑफ द हाइट, इससे आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। फिर तुम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले वेलोसिटी निकालोगे, फिर इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, फिर एक्सेलरेशन, वो v² हाफ mv² निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए होगी जो कि हमें नहीं गिवन, तो उससे भी बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। पर अगर तुम इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बस सोचोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कैसे? तुम सोचोगे कि टोटल इसकी एनर्जी कितनी हो सकती थी जब ये ऊपर होगा, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो सकती थी, mgh, टोटल हाइट की इक्वल, दिस विल बी मास कितना है 5 इंटू टोटल एनर्जी एट टॉप, टॉप पे टोटल एनर्जी एट टॉप क्या होगा 5 इंटू 10 इंटू वो भी 10, हाइट भी 10, तो कितना होगा 500 जूल, तो टोटल एनर्जी इज 500 जूल। नाउ द एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वाली बात समझ में आई? तो जब वो यहाँ पे होगा 3/4 डिस्टेंस चल चुका होगा तब भी इसकी एनर्जी कितनी होगी 500, कितना होगी 500 ही होगी, हाँ या ना, बस वो बटी हुई होगी किसमें, पोटेंशियल में और काइनेटिक में। तो यू विल से इसकी हाइट तो कम हो गई कितने से, इसका ये 3/4 से हाइट कम हो गई तो सिर्फ 1/4 हाइट बची है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल हाइट जब 1/4 बची है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी 1/4 ऑफ 500 इज 125 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 125 जूल्स। समझ आई ये वाली बात? और बाकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यू विल से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, हाँ या ना? तो टोटल एनर्जी कितना 500 और पोटेंशियल एनर्जी कितना 125, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी 375 जूल। तो अगर ये क्वेश्चन हम वैसे करते तो कभी होता ही नहीं, और अगर ऐसे करेंगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। समझ आई ये वाली बात, हाँ या ना? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उसकी एप्लीकेशन समझ आई। ये सब होमवर्क में करके लाना है तुम्हें, प्रॉपर चीजें जो भी वीडियो में आएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट लास्ट कुछ पार्ट रह गया दैट इज पावर, ठीक है? तो पावर की बात करते हैं तो एक और चीज है, पेंडुलम में भी यही कंसेप्ट लगता है, ठीक है? और पेंडुलम में ये कंसेप्ट कैसे लगता है, देखो पेंडुलम में यहाँ पर पेंडुलम जब मूव करता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम, क्योंकि इसकी हाइट मैक्सिमम है। यहाँ पे भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां तक चला, यहां से ऊपर नहीं जा रहा, तो वेलोसिटी 0 हो गई, अब वेलोसिटी इधर को चलेगी। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्स, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अब 0 पता नहीं, अब वो बिल्कुल, अगर बिल्कुल ही जमीन पे हो तो 0 होगी, पर अगर वो जमीन पे नहीं है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसमें बच जाएगी। बट इन एनी केस, इन सब केसेस में जो टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम होगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट।
अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पेंडुलम फिर रुक क्यों जाता है अगर इसकी एनर्जी कांस्टेंट ही रखनी है, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस भी हो जाती है एनवायरनमेंट में और एयर की वजह से, तो इस वजह से धीरे धीरे एनर्जी वहां पे भी कन्वर्ट होती जाती है। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि सेकेंड लॉ, सॉरी ये नहीं लग रहा, फर्स्ट लॉ नहीं, क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लग रहा है, तो एनर्जी कुछ लूज भी हो रही है, वो सब मिला के टोटल एनर्जी बन रही है। तो इस वजह से धीरे धीरे एनर्जी लॉस बढ़ता जा रहा है और ये क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, पर टोटल एनर्जी इन दिस केस आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये वाली बात भी समझ में आई। क्वेश्चन कोई पूछेगा पेंडुलम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है तो उसे हमेशा ही चलते रहना चाहिए था, तो विल से नो, देयर आर आल्सो एनर्जी लॉसेस एंड सो द टोटल एनर्जी वुड डिक्रीज ओवर टाइम। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, तो लास्ट बात इज पावर। लास्ट टॉपिक, पावर की बात अगर तुम समझो तो पावर क्या होता है, अगर मैं बोलूं एक बच्चा ये 5 चैप्टर्स पढ़ता है 3 दिन में, ठीक है, और ये दूसरा बच्चा ये 7 चैप्टर्स पढ़ता है इन 5 डेज। अब बताओ किसकी रीडिंग पावर ज्यादा है, 5 चैप्टर 3 डेज की या 7 चैप्टर 5 डेज की? कैसे निकालोगे? डिवाइड करके। तुम 5 को किससे डिवाइड करोगे? 3 से। कितना आया? 1.66 1.66 चैप्टर्स पर डे। और इसका क्या आया? 7 डिवाइड बाय 4, तो 1.4। ठीक है, कितना आया? 1.4 चैप्टर पर डे, 1/3, 0.33। ठीक है, तो अब देखो जरा कौन ज्यादा चैप्टर पढ़ रहा है। वो 1.6 चैप्टर्स एक दिन में पढ़ रहा है, ये कितना पढ़ रहा है? 1.4। तो किसकी पावर ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। तो कैसे निकाला तुमने खुद ही सोचा डिवाइड करना है? तो एक ये यूनिवर्सल सी चीज है जो खुद ही दिमाग से आई है कि तुम्हें वर्क को डिवाइड करना है बाय टाइम। वर्क को टाइम से डिवाइड करो तो तुम्हें किसका अंदाजा लगेगा? पावर का, कि किसकी पावर ज्यादा है। व्हाट इज पावर? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, जिसका वर्क डन टाइम कम से कम समय में ज्यादा होता है उसकी पावर ज्यादा होती है। क्लियर ये वाली बात? तो पावर का फॉर्मूला इज, चाहे वर्क दिया जाए या एनर्जी, बात एक ही है, हाँ या ना? एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम, सेम केस है। वर्क, एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। टाइम की क्या है? सेकेंड। तो इसे हम बोलते हैं 1 वॉट। पावर की यूनिट क्या है? वॉट। 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड। याद रखेंगे ये वाली बात। कुछ डेफिनेशंस आएंगी जो तुम करोगे, ठीक है, और इसके एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कैलकुलेट वर्क डन when a device of 5 kilowatt is operated for 2 hours। एक हम बोल रहे हैं 5 किलोवाट की चीज को 2 घंटे तक चलाया, कितना वर्क किया गया या कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई? तो वर्क डन विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, हाँ या ना? तो पावर is 5 kilowatt. 5 kilowatt is 5 into 1000 into what? 5000 watt। और टाइम कितना है? 2 hours। 2 into 60 into 60 seconds। So this will be 10,000 into 3600। This will make us 36 into 10 to power 2 इधर 4 इधर 6 जूल्स। ठीक है, अच्छा, और एक और तरीका होता है इस वर्क को रिप्रेजेंट करने का, ये तो जूल्स में आया। एक और तरीका होता है 2 किलोवाट इनटू, नहीं कितने किलोवाट था? 5 किलोवाट इनटू 2 आवर। दिस गिव्स अस 10 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर भी एक यूनिट है और दैट इज द कमर्शियल यूनिट। पर ये वाला टॉपिक अब कट गया है
किलोवाट आवर वाला, पर फिर भी याद रखना किलोवाट आवर जो है वो भी एक यूनिट है एनर्जी की. दिस इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? किलोवाट आवर. और जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. अगर मैं बोलूं बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी कौन सी है, यू विल से जूल. और कमर्शियली क्या कौन सी यूनिट यूज करी जाती है? किलोवाट आवर. किलोवाट आवर में बहुत इजी है, किलोवाट को आर से मल्टीप्लाई करो, जूल में कन्वर्ट ही मत करो, तो किलोवाट आवर आएगा. क्लियर है ये पॉइंट? तो ये टॉपिक क्लियर हो गया. वर्क एनर्जी कर सकते हैं पूरा चैप्टर का टेस्ट ऑन फ्राइडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे टेस्ट.